हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम, यूनिट फर्स्ट, पेपर थर्ड, आपका डायनेमिक्स। टॉपिक हमारा चल रहा है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो कल जो हमने इसकी क्लास ली थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसमें हमने क्या देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो सरल आवर्त गति है उसका हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, मतलब उसकी क्या परिभाषा होती है। ठीक है, ये हम देख चुके थे और हमने देखा था कि जो सरल आवर्त गति है वो जो गति करता है कोई कण, वो एक सरल रेखा में गति करेगा। पहला, उसकी जो त्वरण की दिशा होगी वो स्थिर बिंदु की तरफ होगी, दूसरा मेन पॉइंट। थर्ड, जो कण का त्वरण है जितनी उसने दूरी तय करी है स्थिर बिंदु से, ठीक है, कौन से बिंदु से? स्थिर बिंदु से, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका यानी कि उस दूरी के समानुपाती होता है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, ये हमारा स्थिर बिंदु O है, एक पॉइंट हमने A लिया और एक पॉइंट हमारे पास A डैश है। कोई कण बिंदु A से गति करता हुआ बिंदु P पर पहुंच जाता है। क्या बोला मैंने? कि कोई भी जो कण है वो बिंदु A से गति करता हुआ बिंदु P पर पहुंच जाता है, और जब बिंदु P पर पहुंच रहा है मतलब उसकी दिशा किस तरफ है? O की तरफ है। और जो हम दूरी लेंगे वो कहाँ से ले रहे हैं? O से ले रहे हैं। किसकी तरफ? P की तरफ। मतलब ये इस दिशा के विपरीत हो गई। विपरीत है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। मतलब जो इस P बिंदु पर कण का त्वरण होगा वो इस दूरी के क्या होता है? और दूरी नेगेटिव हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि A बिंदु से जो दिशा है वो किस और होनी चाहिए? स्थिर बिंदु की तरफ। और जो हमने दूरी ली है वो कहाँ से ली है? O बिंदु से P बिंदु की दूरी ली है। तो ये दिशा तो हो गई P की ओर, ये दिशा हो गई O की ओर। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, मतलब जो इसका त्वरण है वो -x के समानुपाती है। जब इस माइनस समानुपाती को मैंने हटाया तो यहाँ पर आया मेरा माइनस का म्यू x। त्वरण का फॉर्मूला हमने लिखा था v dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस का म्यू x। इसके बाद हमने चरों को पृथक किया था। चरों को पृथक करने पर आया था हमारा v dv बराबर माइनस का म्यू x dx। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था? चरों को पृथक करने के बाद उनका समाकलन करना होता है। v dv इक्वल टू माइनस का म्यू x dx प्लस का c1। ठीक है, क्या हो जाएगा? v का समाकलन v स्क्वायर बाय 2 माइनस का म्यू कांस्टेंट है x का x के सापेक्ष x स्क्वायर बाय 2 प्लस का c1। जब कण बिंदु A पर है मतलब उसने कोई गति प्रारंभ नहीं करी, तो जब उसने गति नहीं करी तो उसका वेग भी नहीं होगा, और जो उसकी दूरी है वो कितनी रहेगी? जो पहले दूरी थी, मतलब जब उसने गति नहीं करी जितनी दूरी उसकी पहले थी, ये दोनों चीज हमें क्या करनी है? माननी है। जब इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा माइनस का म्यू ए स्क्वायर बाय 2 प्लस का c1। मतलब c1 का मान हो गया म्यू ए स्क्वायर बाय का 2। इस c1 के मान को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आएगा माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का म्यू ए स्क्वायर बाय का 2 यहाँ से कॉमन आ गया और दोनों तरफ से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या था? v स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और अगर इसका मैं अंडर रूट लेती हूँ तो प्लस माइनस अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मैंने म्यू कॉमन ले लिया और मेरे पास जो कण का वेग आया वो आ गया म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो होता है आपको यहाँ से, यानी कि इससे पहले का तो हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट और केस सेकंड हमें 2 केस पढ़ने हैं। तो केस फर्स्ट क्या है और केस सेकंड क्या है और क्या इन दोनों में डिफरेंस है, ये आज हम देखेंगे
केस फर्स्ट लिखेंगे, जब कण विरामावस्था से, जब कण विरामावस्था से जब कण विरामावस्था से बिंदु ए से ओ की ओर चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ए से ओ की ओर चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। मतलब जब कब कण है जो विराम अवस्था में है, मतलब ये हमारी एक सरल रेखा में गति कर रहा है, ये बिंदु हो गया स्थिर, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया ए डैश। तो हम क्या कह रहे हैं, ए से ओ की तरफ, मतलब उसके त्वरण की दिशा में अगर वो कण गति करता है, ठीक है, तो हमें उसका स्थिति देखनी है। लिखो इसमें, और एक हमने क्या लिया था, P बिंदु पहुंच गया था जब कण t समय में, और उसकी दूरी हो गई x। तो लिखो इसको, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, यानी कि एक तरह से हम इस लाइन को प्रूफ करना है हमें, ठीक है। जब कण O से, जब कण O की ओर, जब कण O की ओर चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है। अब इसके आगे जो भी हमें लिखना है वो हमें इस चित्र से देखना होगा। क्या देखेंगे, बिंदु कहाँ आ रहा है, ए से ओ की तरफ जा रहा है, ओ की तरफ पास पास पास, तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, और किसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ओ ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब कण ओ की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, तो हमने चित्र से हम क्या देखते हैं कि जब कण ए बिंदु से ओ बिंदु की ओर जा रहा है, मतलब ओ की तरफ गति कर रहा है, तो इस x में क्या होती जाएगी, कमी। तो लिखो, करता है तो x का मान घटता जाता है, घटता जाता है। और वेग क्या होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर। जब इसका मान घट रहा है, ठीक है, और टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव। तो v का मान ऋणात्मक होता है, तो v का मान ऋणात्मक होता है। तो v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt, और v का मान अभी हमने क्या निकाला था, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका मान कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों होगा, क्योंकि जब बिंदु ए से ओ की ओर चल रहा है तो x में कमी आ रही है, और जब x घट रहा है तो v का मान भी क्या होगा, घटेगा, मतलब उसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो v बराबर dx अपॉन dt जब हम लिखेंगे तो जो इसका मान होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चरों को पृथक करेंगे और इसका समाकलन करने पर, लिखो, चरों को पृथक कर, चरों को पृथक कर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। तो देखो, dx के नीचे x वाला फंक्शन और dt हो जाएगा साइड में, dx अपॉन म्यू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का dt, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो dx अपॉन सिर्फ x का फंक्शन लो इसके साथ, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस मैंने ले लिया है यहाँ पर। अंडर रूट म्यू क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको मैंने यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो ये टर्म्स किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो dx ऐसे रहने तो थोड़ा इजी रहेगा। तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चरों को क्या कर लिया, पृथक। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन। और जब चरों को पृथक करने के बाद उनका समाकलन किया जाता है तो एक कांस्टेंट यूज होगा। इससे पहले जब हमने सरल आवर्त गति की परिभाषा पढ़ी थी तो एक कांस्टेंट c1 हमने यूज ले लिया था, तो अब हम लेंगे दूसरा कांस्टेंट c2 काम में लेंगे, ठीक है। अब जब c2 काम में ले रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन में हम पढ़ के आए हैं कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो और आगे माइनस हो तो उसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x अपॉन ए। और अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या होता, साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू रूट म्यू dt का t प्लस का c2, ठीक है। तो प्रारंभ में हम बात करेंगे, मतलब हमें C2 का मान निकालना है और C2 का मान निकालने के लिए हमें कण की प्रारंभिक स्थिति में जाना पड़ेगा। और कण की प्रारंभिक स्थिति क्या होती है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब कण गति ही नहीं कर रहा तो उसका टाइम भी 0 होगा और जो x है वो किसके बराबर होगा, a के। जो इससे पहले वाली कंडीशन में हमने माना था ना, वही कि जो टाइम है वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि कण ने कोई गति प्रारंभ ही नहीं करी। और जब कण उसी टाइम उसी जगह पर विद्यमान है जहाँ से वो गति कर रहा है तो उस पर उसका टाइम क्या हो जाएगा, 0। और जो दूरी है वो किसके इक्वल होगी, a के इक्वल होगी। तो जब हम इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos इनवर्स a अपॉन ए अंडर रूट म्यू इंटू 0 प्लस का c2। और इसको हल किया तो मेरे पास आएगा cos इनवर्स 1 इक्वल टू c2। इसको दोबारा हल करेंगे तो 1 क्या किसकी वैल्यू होती है, cos इनवर्स cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू c2। मीन्स cos से cos इनवर्स कट गया और c2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। c2 की वैल्यू को इस समीकरण में रखने पर इसको आप जो भी कंटिन्यू में चल रहा है वो दे देना, शायद 3 चल रहा है 4 चल रहा है, देखो इक्वेशन आप देख लेना, ठीक है। अब मैंने कल पढ़ाया था तो मुझे याद नहीं, मैंने आपको एक इक्वेशन माना था, 2 मानी थी, ठीक है। आफ्टर देन C2 की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर C2 का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, C2 का मान हम जब समीकरण 3 में रखेंगे तो cos इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू म्यू टी और C2 का वैल्यू हो गई 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो cos इनवर्स को यहाँ लेके जाओ, x अपॉन ए इक्वल टू कॉस अंडर रूट म्यू टी, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, a cos अंडर रूट म्यू टी। ये क्या आ गया, उस स्थिति में परिवर्तन हो गया, उस दूरी का मान हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, जिस पर वो कण पहुंचता है। ये गति हमने कब देखी है, जब कण ए बिंदु से ओ बिंदु की ओर आता है। अब हम देखेंगे जब कण ओ बिंदु से ए बिंदु की ओर जाएगा तो जो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, जो उसकी दूरी होगी वो कितनी आएगी, इसको नोट कर लो।
ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं हम, अगर इस दूरी ये दी हुई है तो वेग निकाल सकते हैं, क्या होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर, मीन्स v बराबर dx अपॉन dt। इसका x का t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे, या फिर जब आपने स्टार्टिंग में लिखा था ना अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या था स्टार्टिंग में, माइनस म्यू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यही था ना जब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, तो सबसे पहली लाइन, हाँ ठीक है। तो हम देख रहे हैं जब x बराबर हम 0 ले, x बराबर 0 पर अगर हम वेग देखें तो क्या आएगा, v बराबर माइनस का अंडर रूट म्यू एज इट इज, ठीक है, और x बराबर 0 हो गया और क्या बचेगा a, तो जो वेग है वो क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट म्यू a, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका ये था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम बात करेंगे जब कण O से A की ओर गति करता है, तो लिखो केस सेकंड, जब कण O से A की ओर, जब कण O से A की ओर गति करता है तो हमें उस पर बिंदु की स्थिति को देखना है कि बिंदु की स्थिति क्या होती है। अब जब कण O से A की ओर गति कर रहा है, लिखो इसमें प्रूफ में लिखना है, देखो पहले बना लो डायग्राम, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया A डैश, ये बिंदु P जब T समय में पहुंचता है। अब देखो लिखो, जब कण O से A की ओर गति करता है, A की ओर गति करता है, तो जब O से A की ओर गति कर रहा है मतलब x का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो x के मान में वृद्धि होती है, अर्थात v का मान धनात्मक होगा, v का मान धनात्मक होगा। मतलब जब कण O की ओर गति कर रहा है तो ये x भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि कण कहाँ पर है, A बिंदु से गति करना चाहिए, जबकि गति कहाँ से कर रहा है, O, तो वो बिंदु अपनी मूल स्थिति में पहुंचने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। जब कोशिश करेगा तो क्या होगा, x का मान कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, जब x के मान में वृद्धि होगी तो v क्या होता है, dx बाई dt, x का मान बढ़ रहा है तो v का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब इसका मान कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। तो v बराबर dx अपॉन dt, और इसका मान हम देख चुके हैं क्या है, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। क्या करेंगे, चरों को पृथक करके जोड़ने पर, चरों को पृथक कर उनका समाकलन करने पर, उनका समाकलन करने पर, ठीक है। तो देखो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट का म्यू dt, ठीक है। क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले आए, जो कांस्टेंट था उसको हमने dt के साथ रखने दिया,
चरों को जब पृथक कर देते हैं तो हमें समाकलन करना होगा। C1 और C2 हम यूज कर चुके हैं, तो जो तीसरा कांस्टेंट होगा वो होगा C3। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, तो यहां से अब हम इसका समाकलन करेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो देखो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये किसका है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव का क्या होता है? साइन इनवर्स। समाकलन के सूत्र याद है ना, 12th क्लास में ही पढ़ लिए सारे। x अपॉन ए रूट म्यू टी प्लस का C3। अगेन हम कहाँ पहुंचेंगे? प्रारंभिक स्थिति में, कि प्रारंभ में उस कण का मान क्या था। तो जब क्या होगा? जब उसने गति ही स्टार्ट नहीं करी, मतलब प्रारंभ में जब गति ही नहीं करी तो टाइम भी होगा 0, और जो x है उसकी जो दूरी है वो भी क्या होगी? 0। जब कण बिंदु O पर है, जब कण बिंदु O पर है तो टाइम भी 0 होगा और x का मान भी क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि अभी बिंदु O पर है। जैसे जैसे वो अपनी गति स्टार्ट करता है तब x का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो x बराबर 0, तो पुट करो इनको, साइन इनवर्स 0 अपॉन ए रूट म्यू टी प्लस का C3, टी का मान भी 0, तो साइन 0 का मान 0 और C3 का मान क्या आ जाएगा? 0। तो C3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो C3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, और जब हम इसका मान समीकरण 4 में पुट करेंगे तो जो हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू रूट म्यू टी। ठीक है, तो यहां से जो मान होगा वो आपका मान होगा x अपॉन ए इक्वल टू साइन रूट म्यू टी, और x बराबर a साइन रूट म्यू टी। ठीक है, तो ये आ गया आपका दूसरी स्थिति, जब कण कहाँ पर है हमारा? O से A की ओर गति करता है, तो जो वो दूरी तय करेगा, वो कितनी दूरी तय करेगा वो। ठीक है, तो समीकरण जो हमने x बराबर ये निकाला है और इससे पहले जो x बराबर a cos अंडर रूट म्यू टी, तो इन दोनों ये क्या है? कण की स्थिति है, उस बिंदु की स्थिर बिंदु से दूरी है कि उसने कितनी दूरी तय करी है। दोनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया होगा कि कण स्थिर बिंदु से गति करता है या स्थिर बिंदु की तरफ गति करता है। जब A से गति करेगा तो cos आएगा, और जब O से गति करेगा तो sin आएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब O की तरफ आए तो cos, और जब O से जाए तो sin, और तो ये सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब इसके बाद हम छोटे छोटे से कुछ परिभाषाएं जो हम पहले से ही जानते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा लिखो आयाम। कौन सी है?
आयाम। ठीक है, लिखो इसमें किसी भी विरामावस्था की, किसी भी विरामावस्था की बल केंद्र से दूरी, बल केंद्र से दूरी, बल केंद्र मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, स्थिर बिंदु। से दूरी मतलब किसी भी विरामावस्था की बल केंद्र से दूरी। ठीक है, अब जैसे देखो ये स्थिर बिंदु हो गया और इसी को ही क्या बोलते हैं, बल केंद्र या गति केंद्र। ये बिंदु हो गया ए और ये बिंदु हो गया ए डैश। ओ से ए की दूरी हम मानते हैं ए और सेम दूरी होती है ए डैश की, मीन्स ओ ए बराबर ओ ए डैश। ठीक है, से दूरी, कितनी दूरी है उसकी, ए का आयाम, ए का आयाम कहते हैं। ए दूरी ए का आयाम कहते हैं। ये पूरी लाइन कंटिन्यू लिखना, दूरी के बाद ए का आयाम कहते हैं, उसके बाद ये लिख लेना। ठीक है, तो क्या परिभाषा लिखोगे, किसी भी विराम अवस्था की बल केंद्र से दूरी ए का आयाम कहते हैं। फिर ये चित्र बनाना और ये ओ ए बराबर ओ ए डैश। ठीक है, आयाम होता क्या है, स्थिर बिंदु से उस जहां से वो कण गति कर रहा है उसके बीच की दूरी ही क्या होती है, आयाम होती है। ठीक है, नोट करो। फिर हम लिखेंगे सरल आवर्त गति का आवर्तकाल। लिखो सेकंड परिभाषा, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल। तो आवर्त क्या होता है, वो निश्चित समय जिसमें कण उन्हें अपनी स्थिति में लौटने का प्रयास करता है। लिखो नियत समय का अंतराल, नियत समय का अंतराल जिसमें कण जिसके पश्चात कण उन्हें अपनी स्थिति में पुनः अपनी स्थिति में आता है और उसी वेग से एक ही दिशा में गति करता है, और उसी वेग से एक ही दिशा में गति करता है। यानी कि जब कण, वो अपना कण है, इसको मैंने इस तरह से गति कराया और ये अपनी ही क्या करे, पोजीशन में, अपनी ही स्थिति में जब आने की कोशिश करे, तो उसका वेग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और एक ही दिशा में गति करना चाहिए। ठीक है, आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है तथा आवर्तकाल कहलाता है तथा गति को आवर्ती या
गति को आवर्ती कहते हैं, गति को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका सरल आवर्त गति का आवर्तकाल की डेफिनेशन खत्म होती है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कितना होता है, किस तरह से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके।